तो देखिए आगे बढ़े उससे पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करते हैं एक बार। हमने सीखा था जो क्लोरोबेंजीन है इसका रिएक्शन किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बताए क्या बनता है। सर जहाँ Cl लगा वहाँ पे ON नहीं आएगा। वेरी गुड। प्लस प्लस HCl बाहर निकल जाए, बेसिकली ये Cl निकलेगा और यहाँ पर ONA का फिर अटैक डाइल्यूट। होगा, ठीक है ना। तो ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होगा, इसको जैसे ही H+ मिलेगा ये तुरंत रिएक्शन करेगा और यहाँ पे H आ जाएगा, Na निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनॉल, ठीक है। जैसे ओके, इसके बाद मान ले हमसे कहा कि बेंजीन से हमें फिनॉल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। क्या अभी जो हमने सीखा वो क्लोरोबेंजीन था, यानी कि पहले हमें क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, जो बेंजीन है इसका रिएक्शन कराते किसके साथ, क्लोरीन के साथ, बताओ क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में। अब वापस से रिएक्शन करा दो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर रिएक्शन करा दो डाइल्यूट HCl से और ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। फिर हमने सीखा था अगर इस फिनॉल का रिएक्शन करा दें हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो बताए क्या बनता है, अटैक कहाँ होगा, कंसनट्रेटेड है तो ऑर्थो पर, पैरा पर, मेटा पर, सर क्वेश्चन एक बार फिर सोचिए। अगर फिनॉल का रिएक्शन, ये जो फिनॉल है इसका रिएक्शन कराया हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो अटैक कहाँ होगा, ऑर्थो पर, पैरा पर या मेटा पर, अर्थ और पैरा पे। हाँ ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पर होगा। क्यों, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड था इसलिए। अगर डाइल्यूट होता तो सिर्फ एक जगह होता। अटैक किसका होगा, नाइट्रिक एसिड का कि नाइट्रो ग्रुप का, नाइट्रो ग्रुप। वेरी गुड, यानी यहाँ लग जाएगा NO2 NO2 और NO2, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। आगे समझ में। यस सर। अब मान लो मैं कंसनट्रेटेड के बजाय यहाँ पर डाइल्यूट यूज करता, तो बताओ क्या बनता, यहाँ NO2 ग्रुप प्लस फिर से OH और यहाँ पे NO2 ग्रुप, यानी कि बनता ऑर्थो। ये कौन सा पोजीशन, ऑर्थो है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और यहाँ क्या बनता है, पैरा नाइट्रो फिनॉल। दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ऑर्थो वाला कि पैरा वाला, नाइट्रोफिनॉल के केस में। इसमें दोनों ही कंपाउंड
मेजर होते हैं, दोनों ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलो ये तो रह की बात जो हमें सीखनी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? किसी एक को रिंग हटाएंगे। को, हाँ, हाँ उसको हटा के दूसरा को लगाना। और ये सब काम कहाँ होगा? रिंग के रिंग अंदर। पे। हाँ, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक में अटैक कौन हाँ, करता था? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक में अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम बात करें हेलो अरेंज की, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसकी तरफ होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक वाले की तरफ या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन? कौन इलेक्ट्रोफाइल। सी? इन दोनों इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक में कौन सा रिएक्शन हेलो अरेंज ज़्यादा शो करेंगे इजीली? इलेक्ट्रोफिलिक। वेरी गुड, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना इनके ऊपर आसान काम होगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा? ऑर्थो, पैरा, मेटा? जहाँ अर्थ और पैरा पर होगा ना वेरी डेंसिटी का। गुड, ऑर्थो एंड पैरा पर ज़्यादा होगा। ऑर्थो और पैरा में स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है जनरली? सिर्फ नाइट्रोफिनॉल वाला केस छोड़ के, ऑर्थो नाइट्रो वाला छोड़ के। पैरा वाला। हाँ, हमेशा पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। रीजन सिमेट्री, ये आराम से सिमेट्रिकल होते हैं जिसकी वजह से पैरा वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरी चीज़, ऑर्थो वाले पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे काम करता है? मान लें यहाँ पर कोई ग्रुप है, वो एच या कोई भी ग्रुप है, तो क्या ऑर्थो यहीं पर है? अब एक इलेक्ट्रोफाइल उसको यहाँ अटैक करना है, एक इलेक्ट्रोफाइल उसको यहाँ अटैक करना है, कहाँ उसको भीड़ भाड़ ज़्यादा मिलेगा? अर्थों पे। इसलिए यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है तो ये स्टेबल थोड़ा सा कम रहेगा। फिर उससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए था? मेटा। लेकिन मेटा पर अटैक नहीं होगा, ऐसा। क्योंकि रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है? ऑर्थो और पैरा पर। पैरा। तो बचा कौन फिर? पैरा। पैरा। यहाँ तक क्लियर हो गई? चल, अब अगली चीज़ सुने। यस। मेरे पास ये एक बेंजीन है और एक यहाँ पर हेलोअरीन है। हेलोअरीन में मान लो कुछ नहीं तो क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा, ध्यान रखना, उस पर सवाल भी आते हैं आपके बोर्ड में। पहला सवाल, क्लोरीन के पास क्या लोन पेयर है? यस। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ। और इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा? अर्थ और पैरा पे। वेरी गुड। क्या मैं मान के चलूँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमते घूमते कभी ऑर्थो पर, कभी पैरा पर, और कभी वापस ऑर्थो पर आते होंगे? जब ये लोन पेयर ऑर्थो पर आएगा तो यहाँ कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज, माइनस चार्ज? माइनस। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। यानी कि इस क्लोरीन की वजह से, बेसिकली कोई भी हेलोजन एटम की वजह से रेजोनेंस है इनके लोन पेयर के साथ, और लोन पेयर के साथ रेजोनेंस होने का मतलब क्या है? रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। बोलो ये बात सही है? यस सर। अब बताओ, ये जो केवल बेंजीन है इसके अंदर रेजोनेंस है कि नहीं है? नहीं। है। है, बस ये बाहर है। वाले के साथ है। नहीं है। इसमें लोन पेयर के साथ नहीं होगा, लेकिन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये वाले तो रेजोनेंस होंगे ही। यस। यानी यहाँ पर भी रेजोनेंस है। आपको अगर कुछ याद होगा तो हमने पढ़ा था माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स। आप मुझे प्लस आई ग्रुप का कोई एक एग्जांपल बताओ जो आपको याद हो। CS3। वेरी गुड। अल्काइल ग्रुप जो भी है,
सब प्लस आई लगाएंगे। ठीक है, चलो माइनस आई का कोई एग्जांपल बताओ। ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन हो सकते हैं, बेसिकली जितने भी मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपका सबसे ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल आते हैं हेलोजेंस, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आयोडीन थोड़ा कम होता है बट ये भी आएगा। सबसे बढ़िया अगर हम बात करें तो कौन है? नाइट्रो ग्रुप। हेट्रो। हाँ यही रीजन है, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे थे तो बेंजीन में जो हेलोरिन्स वाला पार्ट था उसके बेंजीन वाले हिस्से में नाइट्रो ग्रुप लगा रहे थे। याद आया? अब यस सुनना, सर। इस बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन की वजह से कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, प्लस आई माइनस आई? माइनस आई। माइनस आई, नो डाउट। देखो मैं एक बात एकदम क्लियर कर रहा हूँ कि जाहिर सी बात है कि क्लोरोबेंजीन के अंदर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वाला इफेक्ट तो हमारे उस पर भी है, बेंजीन में भी है, क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों जगह हो रहा है। लेकिन बेंजीन में माइनस आई ग्रुप नहीं है, लेकिन क्लोरोबेंजीन में है। यस सर। माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। माइनस आई घटाता है बढ़ाता है बच्चे? नहीं, घटाएगा। घटाएगा। हाँ, घटाता आप है। बताओ कंपैरेटिवली, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर और बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर किसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा? क्लोरोबेंजीन पे ज्यादा न- होगा। नहीं, बेंजीन पे ज्यादा होगा ना। देखो बेंजीन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उतना ही है, वो घट बढ़ नहीं रहा है। लेकिन क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा? माइनस आई। क्या माइनस आई इससे अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ना कुछ खींच रहा होगा अपनी ओर, जिसकी वजह से जो ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशन थे यस सर। इन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या बेंजीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा उससे कम होगा? कम होगा। कम होगा। नहीं आया मेरी बात समझ में? आगे अब अब मान लो एक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाँ खींच लेगा उसमें। हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अब एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है कोई, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं इसको दो ऑप्शन देता हूँ, एक बेंजीन के पास जाने का, दूसरा क्लोरोबेंजीन के पास। आप बताओ ये खुशी खुशी किसके पास जाएगा? क्लोरोबेंजीन। नहीं, बेंजीन के पास। बताओ क्यों? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करेंगे? जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बता। हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो। ज्यादा ज़्यादा हो। बेंजीन के पास ज्यादा। हाँ बेंजीन के पास ज़्यादा है। क्यों बेंजीन के पास ज़्यादा है? माइनस आई ग्रुप नहीं है। वेरी गुड, समझ में आ गई मेरी बात? तो अगली चीज़ जो हमें याद रखनी है, यस जिसपे सवाल भी हमें बार बार पूछा जाता है, वो ये है कि बेंजीन और हेलोअरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन आसानी से शो करता है? बताएं। बेंजीन। बेंजीन। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस आई ग्रुप नहीं होता है। फिर सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, हेलो अरीन्स की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन के कंपैरिजन में कम होती है, क्यों कम होती है? हाइड्रोजन में हाइड्रोजन अटैच होता है। जिसका माइनस आई ग्रुप लगता है। एकदम क्लियर है? ये बात यस भूलोगे तो नहीं आप? सर। ठीक है। अगली चीज, जो भी हैलोजेंस लगे होंगे, हम बार बार हैलोजेंस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हेलोअरीन्स।
तो बेंजीन के ऊपर हैलोजन ही है हमारे सिलेबस में अभी। तो जो हैलोजन्स होते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लोन पेयर वाला, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ मिलेगा हमें? ऑर्थो और पैरा पे। वेरी गुड। दोनों में स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है? बेंजीन और हेलोरिन में। नहीं नहीं, हेलो एरिन्स के जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, दो बनेंगे, एक ऑर्थो बनेगा, दूसरा पैरा बनेगा। पैरा। इसमें स्टेबल कौन होगा? पैरा वाला। पैरा। क्या हमें जैसे ये बात याद हुई है वैसे ही एक नोट पॉइंट याद रखना है? कौन से केस में? नाइट्रोफिनॉल के केस में। इसमें कौन स्टेबल होता है, ऑर्थो पैरा? दोनों तो। हाँ, इसमें दोनों स्टेबल होते हैं। ये इकलौता केस है जो हमारे सिलेबस में, और हमें इसको याद रखना है। बाकी सारे केस में हमेशा स्टेबल कौन होगा? पैरा। पैरा। इसके पीछे दो रीजन है, एक सिमेट्री, ठीक है, दूसरा रीजन सोचो क्या हो सकता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। औरतों के पास में जब हम अटैक करने जाएंगे तो वो पोजीशन के पास भीड़ भाड़ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पैरा। जो सिमेट्री मैं कह रहा हूं ना उसका मतलब समझे। मान लो ये कंपाउंड है आपके पास OH, और यहाँ पे मान लो नाइट्रोफिनॉल है आपका, ठीक है। ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, तो क्या वो मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज हो जाएंगे? NO2 OH, फिर अगला मॉलिक्यूल ऐसे NO2 OH, ऐसा अटैक होंगे। अब मान लो मेरे पास जो है वो ऑर्थो पोजीशन वाला है, ऐसा, फिर अगला मॉलिक्यूल होगा, अब बताओ इनको एक साथ रखना ज्यादा आसानी से होगा कि इनको? ऊपर वाला। हाँ, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल केस। ये एक तरह के सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बनाता है, आराम से पैकिंग अच्छी से हो सकती है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास आ सकते हैं। अब पास आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा कम होगा? क्या सर? अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास हैं तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो कंपाउंड स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? स्टेबल होगा। यही रीजन है कि पैरा वाले ज़्यादा क्या होते हैं, मेजर होते हैं। क्लियर हो गया? ये सब। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा नोट्स पढ़ेंगे फिर आगे रिएक्शन करेंगे। चलिए इसको एक बार यहाँ से यहाँ तक पढ़ डालिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, सबसे पहले ना आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, आगे इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ डालिए, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। रुक गया, पढ़ लिए। पूरा पढ़ डाले? ये सब। ठीक है, पीछे वो बचा हुआ हिस्सा देखिए, इसमें लिखा है इट टेंड्स टू डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। अब देखो, अगर हैलोजन का -I ग्रुप लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा घटा रहा होगा? घटाएगा। घटाएगा। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कम हो जाएंगे? कम होंगे। कम होंगे। ये लिखा है कि जो -I ग्रुप लगता है ना वो क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, फिर भी रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर है वो लगातार क्या कर रहा है, उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। फिर से सुनो, बहुत काम की चीज़ है, बहुत कन्फ्यूजन होगा। जो हेलोअरीन्स है, खासकर क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें, कोई भी हेलोअरीन ले लो, तो उसमें हेलोजन है, उसके दो रोल लग रहे हैं। दो रोल को समझ में आ रहा है? मतलब वो आपको अच्छा भी बना रहे हैं बुरा भी बना रहे हैं। अच्छा कैसे बना रहे हैं? उसका लोन पेयर ऑर्थो पैरा पर आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। बुरा कैसे बन रहा है कि उसका -I क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा होगा। तो -I क्या करता है, उसको डीएक्टिवेट करता है, कोई रिएक्शन ना करे। वहीं पर उसी हैलोजन एटम का जो लोन पेयर है उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। बात समझ में आ गई? अब
यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो देखो आगे। द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन अक्कर स्लोली। ये रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा सा स्लो चलेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर तो एक्टिवेट किया है, लेकिन माइनस आई उसको क्या कर रखा था, डीएक्टिवेट। किसके? एज कंपेयर टू बेंजीन। बेंजीन में ऐसा क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि बेंजीन में माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। यही हमने स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया है। समरी पढ़ लीजिए दोनों का, जो यस हमें सर। याद रखना है। चलो अगला रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं। हमें क्लोरोबेंजीन के कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं, क्लोरोबेंजीन के। और जो रिएक्शंस पढ़ने हैं वो कौन से हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, इसमें 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी सीखेंगे। वो 3 क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुन लें, क्योंकि वो 3 रिएक्शन ना हम बार बार पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में कौन से एसिड का यूज करते हैं? नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप का। दूसरा में पढ़ना है हेलोजिनेशन। इसमें किसका अटैक कराएंगे? हेलोजन। तीसरा में पढ़ना है सल्फोनेशन। और भी हैं, फ्रेडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, वो भी पढ़ेंगे। पर ये 3 ये हैं जो बार बार पढ़ते हैं। चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सी एसिड? देखो नाइट्रेशन में होता क्या है, नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप आता कहाँ से है? तो नाइट्रिक एसिड से। NH3। हाँ, HNO3 से। हेलोजिनेशन कहाँ से कराएंगे? हेलोजन से। जो हमें यहाँ पढ़ना है वो सिर्फ क्लोरीनेशन है, यानी कि क्लोरीन से। अगला हमारा है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कौन से एसिड की हेल्प से होगी? नहीं सल्फोनेशन नाम से ढूंढो, इससे मिलता जुलता कौन सा एसिड दिख रहा है आपको? सर। सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो समझ में आ गया? याद रख पाओगे अब? इस नाइट्रिक एसिड में अटैक जो होता है वो किसका होता है? NO2 का। सल्फ्यूरिक एसिड में किसका अटैक होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, अटैक किसका होगा? तो जब भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसा कराना हो, आप OH निकाल दिया करो। इसका OH निकालोगे तो देखो क्या बचेगा? NO2। वेरी गुड। इसका OH निकालोगे देखो क्या बचेगा? SHO3। वेरी गुड, जिसको हम लिखते हैं SO3H। और अगर आपको याद होगा तो इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। प्रायोरिटी टेबल में कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद यही आता है, ऐसा लिखा रहता है, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। याद आया कुछ नोमेनक्लेचर में? चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। यही कराना है हमें। सबसे पहला हमें क्या कराना है? क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन। किसके साथ कराएंगे बोलो? नाइट्रिक एसिड के साथ। अब बताओ क्लोरोबेंजीन बेंजीन के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी रिएक्शन शो करता है कि स्लो रिएक्शन शो करता है? बेंजीन ज्यादा करता है। वेरी गुड, ये उसके कंपेयर में कम करता है। तो मैं नाइट्रिक एसिड कौन सा हाँ। यूज करूंगा तो रिएक्शन जल्दी होगा? कंसंट्रेटेड की डाइल्यूट? डाइल्यूट वाला। नहीं, हमें कंसंट्रेटेड यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्शन स्लो काम करता है ना। अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या नाइट्रो ग्रुप का अटैक होगा? बताओ अटैक हाँ। कहाँ होगा? ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर? ऑर्थो और पैरा पे।
क्या यहाँ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा NO2 और NO2? आपकी वॉइस कट रही है। क्या ये प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन? हाँ। नहीं। अगर आपने ये प्रोडक्ट बना दिया तो फिर आपसे गलती हो गई और आपको यही गलती बचना है। अब आप कहोगे सर अभी आपने इससे पहले बताया था। अगर आपको याद होगा तो वो रिएक्शन हम लोग फिनॉल का पढ़े थे। और इसमें बन रहा था 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये बना रहे थे हम लोग। याद आया? इसका नाम है पिक्रिक एसिड। और ये सही है, जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं ना तब वो ऐसा बिहेवियर शो करता है। हम यहाँ रिएक्शन किसका करा रहे हैं, फिनॉल का कि क्लोरोबेंजीन का? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन ऐसा नहीं होगा। इसमें प्रोडक्ट एक ऑर्थो से बनेगा ऐसा, और दूसरा प्रोडक्ट एक और बनेगा कहाँ से? पैरा। पैरा से। इसका नाम क्या होगा? 1,2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, हाँ। या फिर आप बोल सकते हो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसका नाम पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। वेरी गुड। या फिर नंबरिंग करके करेंगे तो 1 2 3 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब बताओ दोनों में स्टेबल कौन होगा, मतलब मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा? पैरा वाला। वेरी गुड। क्यों? क्यों स्टेबल होता है? हाँ तो क्यों स्टेबल होता है, इसके रीजन बता दो। एक था स्टेरिक सिमेट्री। हिलिंग्स पहले वाली वेरी थी। गुड। एक तो सिमेट्री इसकी अच्छी होती है, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम होगा। समझ में आ गई पूरी बात? अब सुनना, यस सर। एक डाउट और यहाँ पर आएगा। सर आपने कहा था कि ऑर्थो और पैरा दोनों स्टेबल होते हैं नाइट्रो में, याद आया कुछ? मैंने कहा था याद रखना। लेकिन यहाँ हम कह रहे सिर्फ पैरा वाला स्टेबल है, ऐसा क्यों? ये जो मैंने आपको कहा था वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात किए थे हम लोग। ये दोनों स्टेबल हैं, ये दोनों ही मेजर बनते हैं। और जो आपने यहाँ बनाया है वो ऑर्थो नाइट्रो तो है, लेकिन वो फिनॉल के बजाय क्या है, क्लोरोबेंजीन है। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा अब? नो सर। फिर से समझाने की जरूरत है मुझे? नो सर। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप ट्राई करो। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराना आपको क्लोरीन से। इसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं उसका नाम है फेरिक क्लोराइड एनहाइड्रस। वो सब नोट्स तो मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बताओ इसमें अटैक कहाँ कहाँ होगा? पहले एक बात बताओ, इसमें अटैक कौन करेगा, क्लोरीन? तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरीनेशन। हाँ। मतलब क्लोरीन का अटैक कहाँ कहाँ हो सकता है? आप तो पैरा पे। वेरी गुड। कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा? पैरा वाला। हाँ एकदम सही है। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों बनता है एक साथ ही बनता है, ऐसा नहीं कि ये बनेगा ये नहीं बनेगा, दोनों साथ ही बनते हैं। ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। रीजन वापस से वही, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और सिमेट्री वाली केस पॉसिबल होती है। क्लियर हो गया? यस सर। एक क्वेश्चन अब आपके लिए, आप क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन कराओगे, क्या कराओगे? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए बताओ कौन से एसिड यूज करते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड। फटाफट प्रोडक्ट बनाओ और बताओ क्या बनेगा। इसमें अटैक किसका होगा, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का?
ऑक्सीजन का। नहीं, पूरे सल्फोनिक ग्रुप का। मैंने क्या कहा था, ओ एच निकालो बस, साथ में हटा दो ओ एच। देखो ओ एच हटाओगे क्या अच्छा मिलेगा? हाँ, SO3H। वेरी गुड। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक आर्थो पे लगा दीजिए, एक पैरा पे। SO3H प्लस SO3H। दिखा आपको? क्या जरूरी है हमेशा ऑर्थो वाला पहले लिखे पैरा वाला बाद में? नो सर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों बन रहा है, आप किसी को पहले लिख सकते हो। इसमें बताओ मेजर कौन माइनर कौन? पहला पैरा वाला मेजर। और ये हो जाएगा माइनर। समझ में आ गया क्या आपको? अगर हम इनका नाम लिखने की कोशिश करें तो प्रायोरिटी टेबल में सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, दूसरे नंबर पर होता है। तो ये स्टार्ट होगा 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड। या फिर आप इसको लिख सकते थे पैरा क्लोरो बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड। नाम समझ में आया आपको? यस सर। दूसरे का नाम बताएं। 1 क्लोरो बेंजीन 2 सल्फोनिक एसिड। वेरी गुड। या फिर बोले दूसरा वाला नाम क्या होगा? माइनर वाला पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, अरे इसी का पूछ रहा हूँ, माइनर वाले का। वही बताओ ना, नहीं, टू माइनर क्लोरो। वाले में आपने नंबरिंग करके बताइए ना। हाँ। दूसरा एक और तरीका होता है ना बोलने का, आर्थो ऑर्थो में और डाल पैरा के। के फॉर्म में। हाँ, तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड। नहीं आया समझ में? आगे। ठीक है, आप नोट्स पढ़ लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से एक काम करो, आप यहाँ तक पूरा पढ़ डालो, नाइट्रेशन तक। सल्फोनेशन में पढ़ डालिए। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। ये नया टॉपिक नहीं है, उसी का हिस्सा है। जो 3 पढ़े हैं ना, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, उसमें ये चौथा पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे सवाल भी आता है। इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडल क्राफ्ट। तो सवाल में कई बार कहता है बताओ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कैसे कराएंगे, या फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अल्काइलेशन और असाइलेशन का मतलब क्या है। अल्काइलेशन का मतलब है अल्काइल क्लोराइड का एडिशन, यानी कि RCl। और असाइलेशन का मतलब है असाइल क्लोराइड का एडिशन, यानी कि RCOCl। डिफरेंस दिख रहा कहाँ है? एक में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरे में कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट है। ठीक है, यस। मान लो मेरे पास, मान ला क्या, हम क्लोरोबेंजीन का ही रिएक्शन पढ़ना है हमें बस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसका मुझे कराना है अल्काइलेशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अल्काइलेशन में मेरे पास क्या है, मिथाइल क्लोराइड। रिएक्शन कराते हैं हम लोग एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा। खैर उसको जाने दें। आप बताएं, क्या मुझे पहले इस वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा? ये जो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है, इसमें पोलर बॉन्ड होता है या नॉन पोलर होता है? ये कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, अलग अलग होती है?
ये क्लोरीन की। क्या इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा? हम्म। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा? CH3 प्लस है ना। वेरी गुड, ये कंप्लीट प्लस हो जाएगा टूटने के बाद और ये कंप्लीट माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम्म। अब एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? मिथाइल है कि क्लोराइड है? मिथाइल। मिथाइल है, क्योंकि ये प्लस है तो इसको माइनस चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अटैक कौन करेगा, क्लोरीन की मिथाइल? मिथाइल करेगा। कहाँ अटैक होगा, ऑर्थो पर पैरा पर? आर्थो पे करेंगे तो क्लोरीन है तो डेंसिटी कम हो जाएगी ना। लेकिन होगा अटैक तो दोनों पे ही होगा, यानी एक प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3 और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये वाला CH3। देखें हाँ। कौन सा स्टेबल है, ऑर्थो वाला पैरा वाला? पैरा वाला। ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। अब अगर आपको याद होगा तो इसको पढ़ने के कई तरीके थे। आप इसको मिथाइल के नाम से भी लिख सकते हो, मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। या तो फिर अगर आपको याद होगा तो हमने कॉमन नेम पढ़ा था ये वाला, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 हो तो इसका नाम क्या लिखते थे हम लोग, टोलुइन। याद आया कुछ? अगर हम इसको टोलुइन बोलते हैं ये पूरे हिस्से को, तो यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है तो नाम क्या बन जाएगा? क्लोरोटोलुइन। हाँ, पैरा क्लोरोटोलुइन। इसका नाम वही है। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन हो जाएगा बस। आया समझ में कि नहीं आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन की। असाइलेशन में मुझे अटैक कराना असाइल ग्रुप का, यानी कि मान लो मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, इसका प्रोडक्ट आप कॉपी में खुद से बनाओगे जल्दी से। CH3 Cl की CH3 COCl, इसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा नहीं होगा? होगा। वेरी गुड, बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला? हाँ। वापस से यही एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट। चलो, तो ये हो जाएगा माइनस और ये पूरा हो जाएगा प्लस। प्लस। ये प्लस बेसिकली कहाँ है, कार्बन के ऊपर। इस बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक बार आर्थो पे आएगा CH3CO। हाँ, अच्छा कैसे लिखेंगे, ये मान लो हमारा Cl हो गया, यहाँ CH3CO लिखेंगे कि COCH3 लिखेंगे? कैसे भी लिख सकते हैं ना। नहीं, कैसे कैसे लिखोगे बच्चों? मान लो अगर मैं यहाँ CH3CO लिखूंगा तो ये गलत नहीं हो जाएगा? ये कार्बन कितने बॉन्ड बना लिया अब, एक यहाँ पर 3 यहाँ पर, कुल कितने हो गए हैं 4। तो ये हिस्सा देखो एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर आपका बैलेंसिंग कैसे कंप्लीट होगी? हाँ नहीं होगी। तो अटैक किधर से होगा, दूसरे वाले कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज था, और ये हो जाएगा COCH3। ऐसा दिखा आपको? अब कुछ चीज़ें मैं एक बार और याद करा रहा हूँ आपको। बताओ इसका नाम क्या है? ये एल्डिहाइड है। हाँ। पूरे का नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बोलो इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे बच्चे, ये COOH लगा है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, हाँ।
इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, आगे यस सर। देखो, COCH3, ये देखो R है, CO, ये भी R है। RCOR कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन। वेरी गुड। और इसका नाम है एसीटोफिनॉन। इसका नाम क्या हो गया है? एसीटोफिनॉन। आ जाओ, ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, क्लोरीन को छोड़ के ये पूरा क्या लिखा हुआ है? कीटोन या कीटो, एसीटोफिनॉन नाम है इसका। ये ऑर्थो पोजीशन पे है, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन। क्या इसका एक प्रोडक्ट और बनेगा साथ में? यस सर। COCH3, इसका नाम होगा पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन। दोनों में कौन मेजर कौन माइनर? पहला वाला मेजर। वेरी गुड। तो क्या मान के चलो आपको फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों समझ में आ गया? ठीक है, अब नोट्स पढ़ लीजिए। यहाँ से यहाँ तक तीसरे टाइप का रिएक्शन है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। उसके बाद चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। एक्टिव मतलब रिएक्टिव मेटल्स। इसके रिएक्शंस आपके नोट्स में मैग्नीशियम के साथ मिलेंगे, जो कि ग्रिग्नार्ड एजेंट आता है बनकर RMgX, और अगर हेलोरीन था तो AR के फॉर्म में आता है। दूसरा नोट्स में लिखा हुआ लिथियम के साथ, तीसरा लिखा है सोडियम के साथ। ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे एक भी सवाल नहीं आता है, ये सिलेबस में नहीं है हमारे। तो नोट्स में लिखा हुआ है, आप चाहो तो लिख लेना, नहीं तो आप इसको छोड़ देना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी, मैग्नीशियम की। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है। कैसे काम करता है? जैसे मान लो आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे? मैग्नीशियम से। कहाँ कराते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसको ऐसे एटमॉस्फेयर में बनाते हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो, ऑक्सीजन गैस ना हो, कुछ भी ना हो, ना वाटर हो, ना वाटर के वेपर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है ये। तो ये क्या बनता है? ये Mg अटैक करेगा कहाँ पर? इन दोनों के बीच में, और बनता था RMgX, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें इसका अगर हम नाम की बात करें तो नाम कैसे लिखते हैं? R का नाम क्या होता है? अल्काइल। Mg का नाम मैग्नीशियम, और इसका नाम हैलाइड। देखो आया समझ में? ये सब चीज़ें हम पीछे पढ़े हुए हैं, उसी को मैं रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि इसी पर अराइल हैलाइड काम करेगा। कुछ चीज़ें समझे। मान लो आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, इस पर रिएक्शन कराना है Mg का, बताओ क्या बनेगा? CH3MgCl। वेरी गुड। नाम बोलो फटाफट, क्या होगा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ, मान लो C2H5Br है, इसका रिएक्शन कराना है Mg से, क्या बनेगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वेरी गुड। इन कंपाउंड्स को ना हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ये सब पूछा नहीं जाता है, बस आप पीछे पढ़ चुके हो, मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कौन आ चुका है? मैग्नीशियम।
हाँ, मैग्नीशियम जो कि एक तरह का क्या है, मेटल है, मेटल। इसलिए ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्या ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है? कौन पहला वाला? हाँ, मिथाइल क्लोराइड। हम मैग्नीशियम प्रेस कराएंगे तो होगा। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं है, ये भी रिएजेंट नहीं है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है। बात समझ में आ गई पहली चीज। ये यस जो सर। आर एम जी एक्स है ना, इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं। आपने पढ़ा होगा बॉन्डिंग दो तरीके की, एक कोवैलेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड एटम के बीच में। आपने ये दोनों पढ़ा है। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, उसको जाने दे, जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वहाँ सीखेंगे। ये दो आपको अच्छे से आता होगा, एक कोवैलेंट एक आयनिक। कोवैलेंट का बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, आयनिक का बनता है आयन से, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इतनी बातें याद है आपको? यस सर। ये जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है ना, इसके अंदर दोनों बॉन्ड मिलते हैं, कोवैलेंट भी और आयनिक भी। ये जो बॉन्ड होगा आर और एम जी के बीच में, ये बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का, ये बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। ये बात समझ में आ गई आपको? याद रखने का आसान तरीका, आप बताओ कोवैलेंट किससे स्टार्ट होता है? सी से, और आयनिक हाँ। आई से। तो सबसे पहले सी आता है आई आता है? सी। तो पहला कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा आयनिक बॉन्ड। मान लो मैं आपको लिख के दूं इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, बताओ इसमें कौन कौन सा बॉन्ड होगा? दो होंगे, एक इनके बीच और एक कोवैलेंट। बॉन्ड होगा इनके बीच। ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा? कोवैलेंट। वेरी गुड। और ये वाला बॉन्ड? आयनिक। आयनिक। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगली चीज, यस। ये सब आगे मैं बेस बना रहा हूँ, कई बार काम आएंगे, इसलिए मैं आपको सब चीज डिटेल में बता रहा हूँ अभी ही। अब बताओ मैग्नीशियम और आर में कौन है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा? पहले एक बात बताओ, क्या हैलोजन दे सकता है क्या इलेक्ट्रॉन? हाँ नहीं। हैलोजन कैसे देगा बच्चा? हैलोजन तो खुद चाहता है उसको इलेक्ट्रॉन कोई दे। हैलोजन्स नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। यस सर। यही रीजन है आपने हैलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पर माइनस चार्ज देखा है, प्लस नहीं देखा कभी आपने। चलो, क्या आपने आर पर प्लस चार्ज देखा है कार्बन पर, मिथाइल ग्रुप में? तो हाँ देखें, कार्बोकेटायन हाँ। बनाए थे तब भी दिखा था। क्या मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज कभी आपने देखा है? नो सर। अरे भाई साहब, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एम जी मैग्नीशियम पर प्लस सी। प्लस हाँ। टू, मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज आता है ना, मेटल्स हैं। अब एक बात बताओ, किसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की कि अल्काइल की? अल्काइल में कार्बन है देने वाला, जो कि एक नॉन मेटल है, और ये मैग्नीशियम एक मेटल है। कौन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जल्दी से देगा? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम बन जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ अल्काइल कैसा बनेगा? पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव निगेटिव। हाँ। चार्ज। अब ध्यान से सुनना सर, अभी तो आपने कहा कि जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस आई शो करता है, हम्म। लेकिन आप यहाँ करें इसके ऊपर माइनस आएगा। तो इसके ऊपर माइनस कभी भी अगर ये अकेला आ रहा है ना तो माइनस नहीं आता, इसकी वजह से आया है। बात सुनाई, आप ऐसे समझो, क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है, टीचर आए, तो क्या बच्चे अब खड़े हो जाएंगे? यस सर। क्या मैं कह सकता हूँ टीचर की रेस्पेक्ट बच्चों से कंपेरेटिवली ज़्यादा है? हाँ। अब मान लो मैं आपके क्लास में टीचर भी थे बच्चे भी थे तथा प्रिंसिपल आ जाए, अब क्या होगा? क्या आप सब दोनों खड़े खड़े हैं। होंगे? तो क्या अब उसके कंपैरिजन में टीचर क्या जो रिस्पेक्ट था प्रिंसिपल से थोड़ा कम होगा ज़्यादा होगा? कम होगा था। यानी कि जो अल्काइल ग्रुप है जब मैग्नीशियम के साथ आएगा तब ये नेगेटिव बन जाता है, और मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव बनता है। यानी कि जो कंपाउंड है ये कैसा है, पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है। वेरी गुड। अब मैं एक बार फटाफट समराइज करता हूँ क्या क्या सीखे, आप चीज़ें सीखें जो आपको याद रखना है। पहला, ये वाला बॉन्ड
कोवैलेंट। कोवैलेंट, ये वाला बॉन्ड आयनिक, आयनिक। ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, पोलर नॉन पोलर? पोलर है, पोलर है। इसके ऊपर कैसा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर? पार्शियल नेगेटिव। इतनी बातें हमें याद रखनी है, क्लियर हो गई? हम्म, अब देखो, हमें जो रिएक्शन पढ़ना था हेलो अरेंज का पढ़ना था। मान लो मेरे पास है ब्रोमोबेंजीन, रिएक्शन किससे कराएंगे, मैग्नीशियम से। बताओ क्या बनेगा? MgBr, हम्म, यही बनेगा ना। रिएक्शन कहाँ yes sir, कराते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। रीजन वही है, क्यों, हमें मालूम है। बताओ ये रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं कम होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक ये, और दूसरा हमने पढ़ा है सोडियम फिनॉक्साइड, वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये बन गया हमारा, इसका नाम क्या होगा, फिनाइल। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये मान लो आयोडीन है, यानी इसने कराया हमने मैग्नीशियम का। बोलो क्या बनेगा? फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। वेरी गुड, MgI। मैंने यहाँ बना दिया, ये यहाँ लगा रहेगा। बोलो समझ में आ गया आपको? अगर मान लो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम से तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। वेरी गुड, रिएक्शन विथ सोडियम। ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक है यूजेस के बारे में। तो मैं आपको भेज दूंगा, आप एक बार पढ़ के आना, ठीक है ना। अगर लगेगा ज़रूरत तो कल हम उसको पहले पढ़ाएंगे, तब एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन विथ सोडियम, अगर आपको याद होगा तो हमने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पढ़ा था सोडियम के साथ, और इसमें हमें मिलता था RR, क्योंकि सोडियम हैलोजन को निकाल के बाहर चला जाता था। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, इसको 2 मॉलिक्यूल ले लिए थे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लिए थे, और ये जो बनता था ये बनता था अल्केन। और पता है इस रिएक्शन को हम किस नाम से पढ़ते थे, वुड्स रिएक्शन। बहुत काम का रिएक्शन है, इससे सवाल आते रहते हैं, बहुत आसान सा लेकिन सवाल आते रहते हैं इससे। अब हम पढ़ेंगे सोडियम का रिएक्शन किसके साथ, हेलो अरीन्स के साथ। मान लो मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, मुझे इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, सोडियम के साथ। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप ये दे दोगे, ये लेके चला जाएगा, ठीक है। और ये 2 मॉलिक्यूल लेके आएंगे और आपस में इसको बैलेंस कर देंगे। जब ये चला जाएगा तो देखो ये ऐसा बनेगा, ये वाला बॉन्ड खाली था, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल, और इसका नाम है बाईफिनाइल, या फिर कई बार हम इसको डाईफिनाइल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि 2 फिनाइल ग्रुप है, एक इधर दिख रहा होगा आपको और एक इधर दिख रहा होगा। बोलो समझ में आया आपको? यस सर। चलो, अब मान लो ये दोनों सिमेट्रिकल के बजाय असिमेट्रिकल हैं। एक क्या बन गया, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, मैंने रिएक्शन सर कराया बहुत सोडियम। फ्यूज है। मान लीजिए मेरे पास सोडियम है और मुझे रिएक्शन कराना है किसके साथ, CH3Cl के साथ। तो देखो मुझे दिख रहा है क्लोरीन को कौन लेके चला जाएगा, सोडियम, 2 मॉलिक्यूल लेके आएंगे, दोनों चला जाएंगे। अब यहाँ बच गया CH3, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, टोलुइन। देखो समझ में आया आपको? या फिर आप इसको बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन। सर ये फिर से बता दीजिए। फिर से बता देते हैं। देखो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन निकाल के अपने साथ ले जाएगा,
दोनों। हम्म, यहाँ से कौन बच गया, मिथाइल ग्रुप। हाँ, जब यहाँ से क्लोरीन गया होगा तो यहाँ माइनस आ जाया होगा, इसके ऊपर क्या आ चुका होगा, प्लस। हम्म, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, CH3, क्योंकि इसका एक बॉन्ड तो खाली हो गया था। अच्छा, और यहाँ पर ऐड हो गया कौन, CH3। और इसी का नाम क्या है, टोलुइन है या फिर 1 मिथाइल बेंजीन है। अब ध्यान से सुनना, जब हम रिएक्शन में अल्काइल अच्छा, हैलाइड को यूज करते हैं सोडियम के साथ, ठीक है, मतलब हेलो एल्केन को यूज करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। जब हम हेलो अरीन्स को यूज करते हैं सोडियम के साथ, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। और जब हम हेलो एल्केन और हेलो अरीन दोनों की यूज करते हैं, तो उसका नाम हम रखते हैं ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ये जो मैंने एग्जाम्पल कराया आपको, ये किसका एग्जाम्पल आपको लग रहा है, ऊर्ज का, फिटिक का, कि ऊर्ज फिटिक का। ऊर्जा फिटिंग। एकदम सही बात है। बोलो, समझ में आ गया क्या आपको। हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा। आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा आप एक बार थ्योरी पढ़ लो, फिर क्वेश्चन कराते हैं। आप ये वाला पढ़ो फटाफट, यहाँ से यहाँ तक। ये मत पढ़ना, ये सिलेबस में नहीं है। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन पढ़िए। ऊर्ज फिटिंग में क्या होगा, हेलोअरीन होंगे, हेलो एल्केन्स होंगे, कि दोनों होंगे। RX के बाद NaCl रहेगा। वेरी गुड। देखो, एक क्लोरीन यहाँ से निकालेंगे। दोनों के। वेरी गुड, दोनों क्लोरीन निकाल लेंगे। अब इसका भी एक बॉन्ड खाली हुआ है, इसका भी एक बॉन्ड खाली हुआ है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और वो बन जाएगा टोलुइन। बोलो, आगे समझ में। ये सब। चलो, ये भी पढ़ लो, फिटिक रिएक्शन। इसमें सिर्फ हेलोअरीन्स होते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है किसका बनाने का, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल बनाने का। पढ़ लिए। चलो फटाफट, ये कुछ क्वेश्चंस है, कंप्लीट करो, फिर आपकी छुट्टी करें। ऊर्ज है, फिटिक है, कि ऊर्ज फिटिक है। ऊर्जा फिटिंग। वेरी गुड, फटाफट करो, देखो क्या बन रहा है। बन गया। सर, Cl की जगह वो मिथाइल आएगा। वेरी प्लस। गुड। बेसिकली ऐसा कर दे क्या कि टोलुइन बनेगा, हाँ, या फिर 1 मिथाइल बेंजीन बोल लेते हैं। टोलुइन बोलने की आदत डालेंगे क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। चलो, ये हो गया। दूसरा देखो, ये किसका एग्जाम्पल है, फिटिग ऊर्ज या ऊर्ज फिटिग। ऊर्जा फिटिंग वाला। हाँ, ये भी ऊर्ज फिटिग है। फटाफट बताओ, देखो क्या बनेगा। Br की जगह C2H5 आएगा। एकदम सही है, ये Br की जगह पर C2H5 आ जाएगा। ये करो तीसरा।
सब बाई फिनाइल प्लस 2 NaBr। हाँ, NaBr जाने दे, वो तो हमारा बाई प्रोडक्ट है, बाई फिनाइल बनेगा। और ये कौन सा रिएक्शन है? और फिटिक? से फिफ्टी है। नहीं, सिर्फ फिटिक है बच्चे। देखो, ये भी हेलोअरीन, ये भी हेलोअरीन। जब सिर्फ हेलोअरीन है तब फिटिक, जब सिर्फ हेलो एल्केन है तब उर्ज, और जब हेलो एल्केन हेलोअरीन दोनों है तब उर्ज फिटिक। ये वाला देख लो। CL की जगह इथाइल आएगा। बस समझ आ गया। फिटिंग है। यस सर। मैंने पेज क्लियर कर दिया, आप आंसर घर पे मैच कर लीजिएगा आराम से। एक पेज है, बस मैं शो कर दे रहा हूँ। हाँ, ये तो आपको मालूम ही होगा। एसएन रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा अल्काइल हैलाइड्स की, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। फिर विनाइल हैलाइड की, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड, लेकिन उसके बाद क्या मिलेगा आपको? सिंगल बॉन्ड। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होते हैं? अराइल हैलाइड। ध्यान रखना है किसकी बात की गई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये है वो पेज। यस। आप इस पेज को ना पढ़ के आना। इसमें मैं कुछ ये बता रहा हूँ जो कि यूजफुल है, जिससे सवाल आते हैं। एक क्लोरोफॉर्म से सवाल आता है, एक आइडोफॉर्म से सवाल आता है। बाकी नीचे जो है ना उससे सवाल नहीं आता, बस आप एक बार पढ़ लेना। और सवाल में क्या आते हैं, इनका यूज क्या है। क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेसिया का फॉर्म में यूज करते हैं। आइडोफॉर्म जनरली पहले जो हमारे डिटॉल वगैरह होते थे उसमें यूज होता है। बाकी इससे एक सवाल यहाँ से आता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है ना उसको हम रखते हैं किसी भी डार्क कलर के सीसी में। डार्क कलर का मतलब जिसके अंदर लाइट वगैरह पास ना करे, और लाइट से दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो लाइट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाता है फॉस्जीन गैस। कौन सा गैस बना लेगा? फॉस्जीन, जो कि बल्कि पॉइजनस होता है। इस पे एक या दो नंबर के सवाल, एक एक नंबर के सवाल आते हैं कभी कभार। फिर से सुनो सवाल क्या आता है। क्लोरोफॉर्म का पूछेगा कोई एक यूज बताओ, तो इतने सारे यूज हैं, इसमें दो दो यूज कोई आपको जो आसान लगेगा उसको याद कर लेना। एक तो एनेस्थेसिया का फॉर्म में यूज करते हैं। एनेस्थेसिया का मतलब बेहोश करने के काम आता है। जैसे किसी की सर्जरी करनी हो तो क्या करते हैं, पहले उसको हम सुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको एक डोज देते हैं जिससे उसको पेन ना हो, उसको एनेस्थेसिया बोलते हैं। तो एनेस्थेसिया का फॉर्म में यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म को। आइडोफॉर्म को यूज करते हैं जितने भी ड्रेसिंग के लिए, सैवलॉन या फिर डिटॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं, एंटीसेप्टिक लोशंस, उसमें यूज होता है। एक एक दो दो यूज आप याद कर लो सबके। बाकी इसका एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, बहुत गंदा सा, इसीलिए अब हम इसको यूज नहीं करते हैं। पहले यूज करते थे बहुत ज़्यादा, अब हम इसको यूज नहीं करते हैं। अगला हमें याद रखना है, एक इस पे बेस्ड एक सवाल आता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको हम डार्क कलर के बॉटल में, बॉटल को हम रिम भी बोलते हैं, रिम सीसी, डार्क कलर के बॉटल में, और धूप से दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस पे धूप पड़ा तो ये तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? फॉस्जीन गैस, जो कि एक पॉइजनस गैस है। बस क्लियर है? इतनी बातें आती हैं, आप एक बार पढ़ के आना। बहुत ज़्यादा सवाल इससे नहीं आते हैं। चैप्टर यहीं खत्म करेंगे, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलोरिन्स के बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है ना? अच्छा। ओके बाय यस बच्चे, सर। गुड नाइट।